अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर जावेद इकबाल एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं एंड एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब को हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। सर आजकल जो कोरोना का एक सीज़न मैं कहूँगी कि चला हुआ है, हर तरफ कोरोना की बीमारी के बारे में चर्चा है। फेसबुक, सोशल मीडिया पे कोई भी हम एप्लीकेशन खोल के देखें तो उसमें हम देखते हैं कि हर शख्स जो है कोरोना की बीमारी के बारे में बात कर रहा है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि हम आज जो प्रोग्राम है हमारा वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे करें, हट के करें। जैसा कि हम हमेशा डायबिटीज़ के बारे में और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि हम थायराइड के बारे में बात करें। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि काइंडली ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि थायराइड की कौन कौन सी कॉमन इकसाम हैं। सही, आपने बहुत अच्छी शुरू में बात की है कि कोरोना के बारे में आजकल इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, इतना एपिडेमिक फैला हुआ है और फिर उसके बारे में पैनिक फैला हुआ है, लोग उससे परेशान हैं कि क्या बनेगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। मैं उसके बारे में एक शार्ट सी बात कहना चाहूँगा कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी। वायरसेस पहले भी अटैक्स उनके आते रहते हैं और वायरसेस के साथ जो अमवात की रेशो है, जब आपको कोमॉर्बिड इलनेस होती है तो फिर वो बढ़ जाती है। मसलन मेरा मतलब है कि अगर किसी को फ्लू होता है और वो डायबिटिक भी है, हार्ट डिजीज़ का पेशेंट भी, और वहाँ से निमोनिया हो जाता है तो शरह अमवात फिर बढ़ जाती है। तो इसी तरह जब कोरोना के साथ कोमॉर्बिड इलनेसेस होती हैं, जैसे कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, पेशेंट हाइपरटेंशन का है, या पेशेंट किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स में शरह अमवात कोरोना के साथ भी बढ़ जाती है। तो ऐसे अफराद जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और ऐसे अफराद जिनमें कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, जी। ऐसे अफराद को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उनका इम्यून सिस्टम जो उनकी उनको ज़्यादा अपने घर स्टे करना चाहिए और कोई जो अपनी उनकी ज़रूरी मशवरे हैं डायबिटीज़ या बाकी चीज़ों के मुतालिक, वो ऑनलाइन जो हेल्प उसकी ले लेनी चाहिए। जी। अच्छा, अब जो बात आपने की थी वो है थायराइड डिजीज़ के बारे में। मैं बात करना चाहूँगा कि थायराइड की डिजीज़ हैं वो 4 मेन कैटेगरीज में उनको तकसीम किया जा सकता है। राइट। एक तो कैटेगरीज हैं जिनको हम केमिकली किसी को कहते हैं कि हाइपर थायराइड का शिकार है, ये केमिकली भी है और क्लिनिकल सिम्टम्स भी हैं। जी सर। और एक मरीज़ होंगे जिनको हाइपोथायराइड होंगे, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी के मरीज़ वो होते हैं जिनको सिर्फ जो है स्वेलिंग होती है, गलड़ होता है, लेकिन उनको केमिकली वो नॉर्मल होते हैं, यूथायराइड गलड़ होता है। यानी थायराइड केमिकली ठीक है, वो केमिकल टेस्ट करवाते हैं तो ठीक आता है, लेकिन यहाँ स्वेलिंग मौजूद होती है। वो स्वेलिंग इकट्ठी डिफ्यूज़ भी हो सकती है और ऐसे गला बाहर आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर छोटी छोटी रसोलियाँ बन जाएँ, जिसको हम नाडुलर गाइटर कहते हैं, मल्टी नाडुलर गाइटर। जब वो नेड्यूल ज़्यादा होते हैं तो मल्टी नेडुलर कह देते हैं, और जब वो सिंगल नेड्यूल होता है तो हमको सिंगल नेडुलर गाइटर कह देते हैं। ठीक है, तीसरी बीमारी ये हो गई। और चौथी बीमारी है कि यही स्वेलिंग्स हैं लेकिन इनके साथ कैंसर भी है, तो थायराइड कैंसर हो गए। सो ये 4 मेन कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड का जो डिफरेंस है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हम किसके बारे में बात, हम चारों के बारे में तो नहीं करेंगे, चारों के बारे में पहले ओवरव्यू दे दूँ, फिर मैं स्पेसिफिक हो जाएंगे, बात करेंगे। तो जी हाइपर हाइपो है, ये हाइपर थायराइड का मतलब यही है कि वो पर्सन हाइपर होगा, एंजाइटी का शिकार होगा, इरिटेबल होगा, गर्मी उसको ज़्यादा लग रही होगी, वगैरह वगैरह। और जो हाइपो है वो उसके मुकाबले में सुस्त होगा, और वो इतना सुस्त होगा कि उसका दिल करेगा कि मैं सोया ही रहूं, जबकि हाइपर थायराइड का दिल करेगा कि मैं अपनी नींद पूरी ना करूं, नींद उसको आती भी ज़रा कम है। तो ये 2 मेन एक्सट्रीम्स हैं। होता है जो हाइपर ओवर एक्टिव होता है, और हाइपो जो है उसको आप हैंडीकैप्ड। जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के हम लेक्चर ले रहे होते हैं, जब लास्ट लेक्चर हो रहा था 150, तो वो हाइपोथायराइड वाली कैफियत में आगे होते हैं, वो कोई रिस्पांस नहीं देते। अच्छा। और जो सुबह जो लेक्चर होते हैं तो सुबह जरा बच्चे हाइपर होते हैं, तो हाइपर थायराइड वाली फेज होते हैं। टीचर तो नहीं ना? नहीं, टीचर तो स्पेसिफिक पीरियड में जाना होता है। अच्छा, आज हम बात करेंगे हाइपर थायराइड के बारे में। टीचर बैलेंस हो गए होते हैं ना एज के हिसाब से, ये भी बात है। हाँ,
अच्छा जी, ये हमारा पहला सवाल आपने बता दिया, कॉमन जी, एग्जाम बिल्कुल। इसकी चार्ट बताई, मेजर आपने बताई, हाइपर और हाइपो में डिफरेंस भी बता दिया। अब हम बात करेंगे आज हाइपर थायराइड के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हाइपर थायराइड जो है उसके बारे में आपने थोड़ा डिटेल में बताना है कि इसके होने की क्या वजूहात होती हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि कोई बिल्कुल सही। मुब्तला हो जाता है इस हाइपर बीमारी थायराइड पर्सन जो है वो केमिकली जो हाइपर थायराइड है, इसका मतलब है उसके T3 और T4 ज़्यादा हैं, में। जी, और T3 और TSH T4 क्या ये है? दो T3 T4 हार्मोन्स हैं। ओके। जो T4 थायरॉक्सिन कहलाता है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। ये दोनों ग्लैंड की जो सिक्रीशन है ये कई दफ़ा हाइपर हो सकती हैं, और इसको हम हाइपर थायराइडिज्म का नाम देते हैं केमिकली। ठीक। और मरीज़ जो है वो आपके पास अपनी हार्ट बीट तेज़ होने की शिकायत लेके आता है, या कभी मरीज़ गर्मी ज़्यादा लगने की शिकायत से आता है, या कभी उसका वेट लूज़ हो रहा होता है। अच्छा, मज़े की बात है कि वेट लूज़ हो रहा होता है लेकिन खाना पीना उसका ठीक होता है। ओह, ऐसा हो सकता है ना कि खाना पीना कम कर दें तो वेट लूज़ हो जाए। ऐसा मरीज जो थायराइड का होगा वो खाना पीना ठीक रखने के बावजूद वेट लूज़ कर होगा, उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है और एनर्जी लेवल ज़रा ऊपर होता है, एक्सट्रीम पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाइपरथायराइडिज्म की निशानी है। और जब हम टेस्ट करवाते हैं तो T3 और T4 ज़्यादा होते हैं, TSH कम होता है। राइट। तो TSH से हमने फैसला नहीं करना कि हाइपरथायराइड, TSH कम होगा, इनमें TSH कम होता है। अच्छा, आपने सवाल पूछा कि इसकी क्या वजूहात है। जी। आप इसकी वजूहात को भी 4 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। मैं हर एक डिजीज़ को 4 कैटेगरीज में तकसीम कर लेता ये आप हूँ। चार। कामन मेरा खुली है। अच्छा। डायबिटीज़ की भी 4 अक़साम है, 1, 2, GDM और 1.5। अच्छा, तो ठीक। वो भी 4 है। इसी तरह थायराइड जो है उसकी भी 4 अक़साम है, हाइपर थायराइड की भी। एक वैसे मरीज़ हैं जिनको थायराइडाइटिस होगा, यानी उनका गला जो है वो सूज जाएगा, अंदर इन्फ्लेमेशन होगी और थायराइडाइटिस होगा, पेन होगी उनको नेक में। राइट। ऐसे मरीज़ होंगे जिनको ग्रेव डिजीज़ होएगी। ऐसे मरीज़ों में आमतौर पे आंखें बड़ी हो जाती है, आंखों का साइज़ बड़ा हो अच्छा, जाता है। ग्रेव डिजीज से मुझे एक जैसे साउंड कर रहा है, ग्रेव तो कब्र को कहते हैं ना, हाँ जैसे ग्रेव यार्ड। हाँ, लेकिन ये ग्रेव डिजीज बिल्कुल ग्रेव तो ज़रूर है, लेकिन ये ग्रेव है नहीं एक्चुअली। अच्छा, मतलब ये ट्रीटेबल है। हाँ, इसके साथ ये ज़रूर है कि आंखें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, लेकिन बाहर को ये निकल आती आप ये ना समझें कि ये ग्रेव यार्ड वाली डिजीज़ है। ओह, अच्छा, तीसरी जो बीमारी है वो है नोडुलर गाइटर, मल्टी नोडुलर गाइटर, यानी मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाते हैं। नोड्यूल्स का मतलब है रसौलियाँ। ऐसे गला आपने कई मरीजों को देखा होगा, इतना बड़ा गला बाहर निकला हुआ है, इधर नोड्यूल है, इधर Swelling नोड्यूल्स हुई है, होती है। और कॉस्मेटिकली बड़ा बुरा लगता है। मल्टी नोडुलर Cosmetic। गाइटर, इसको गल्लड़ भी कह सकते हैं। और चौथा है, खवातीन में, मैंने सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, चौथी बीमारी ज़्यादा ही है। ज्यादा होता है ना ये। बिल्कुल। और जो चौथी बीमारी है वो है कि सिंगल टॉक्सिक नोड्यूल है। टॉक्सिक नोड्यूल यानी एक जैसे सिंगल आपने टॉक्सिक पहले एडेनोमा है, एक सिंगल यहाँ सोली निकली, वो हाइपर एक्टिव हो गई और उसकी वजह से आपकी हाइपर एक्टिविटी आनी शुरू हो गई। तो ये 4 मेन बीमारियां हैं। अब आप इन 4 मेन बीमारियों में से जो तशखीस है इनकी कैसे होनी है, वो टेस्ट होते हैं जो बता देते हैं कि इन 4 में से कौन सी बीमारी है। ग्रेव डिजीज़ का तो आपको आइस के ऊपर से पता लग जाएगा, क्लिनिकली पता लग जाएगा कि ये एक ग्रेव डिजीज़ का मरीज़ है। लेकिन जो बाकी हैं उनको तशखीस करने के लिए कुछ और टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ये 4 मेन वजूहात हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या आयोडीन के एक्सेसिव इस्तेमाल से हमें थायराइड की डिजीज़ हो सकती है। मेरा जवाब नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनकी किसी गुनाह के नतीजे में तो नहीं ये बीमारी आ गई, ऐसा भी कुछ नहीं जैसे है। आजकल समझा जा रहा है कि हाँ, ये जो समझा जा वायरस रहा है ये है। तो लोगों के उसमें भी ऐसी बात नहीं। मरूसी जो बीमारियाँ हैं ये मरूसी भी नहीं है। ग्रेव जो है वो उसका कुछ विरासत के साथ लिंक ज़रूर बनता है। जीन्स में। अच्छा, फिर ये है कि क्या ये बीमारी ऑटोइम्यून है? जवाब यस है। जो ग्रेव डिजीज़ है वो ऑटोइम्यून है। ग्रेव हाइपरथायराइडिज्म ऐसा होता है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ का रोल होता है, ऑटोइम्यून प्रोसेस का रोल होता है। अच्छा। अब ये ऑटोइम्यून पे हम बड़ी बातें यहाँ अक्सर करते रहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटोइम्यून है, ये जो कार्टिसोल की डेफिशिएंसी वाली बीमारी है एडिसन, उसको हम ऑटोइम्यून कहते हैं। और मायसीनिया ग्रेविस एक बीमारी होती है जिसमें बी ग्रेविस, मायसीनिया ग्रेविस वो वाली बीमारी है जिसमें आपकी आंखों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, इसमें भी ऑटोइम्यूनिटी का रोल है। अच्छा, ऑटोइम्यून हर मामले में भी आ जाती कहीं ना कहीं से। तो ऑटोइम्यूनिटी जो है वो मतलब उसका ये है कि आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाता है। अच्छा, ऑटोइम्यून सिस्टम जब हाइपर होता है
तो उससे इन्फ्लेमेशन होती है, उससे बॉडी में कई सारी बीमारियां जन्म ले सकती ठीक हैं है। और ये बॉडी के अपने ही ऑर्गन्स के खिलाफ एक्टिव हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव कुछ होना कितनी अजीब सी बात है। राइट। हालांकि इम्यून सिस्टम का नॉर्मल काम ये है कि जब आप कुछ आपके अंदर को बैक्टीरिया या वायरस आता है, जैसे कोरोना वायरस अंदर एंटर होता है, एक सिस्टम है हाँ, दिफा तो करने आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम हाइपर हो और उसको क्लियर कर ले। हाँ। लेकिन सम टाइम उसको क्लियर नहीं करता, वो अपने ही ऑर्गन्स के खिलाफ एक्टिव हो जाता है और उनको वो पराया समझ लेता है। यानी अपना ही ऑर्गन थायराइड ऐसे आपका इम्यून सिस्टम उसको ऐसे परसीव करे जैसे ये कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है और उसके खिलाफ दौड़ पड़े, उसको अटैक कर दे उसके ऊपर, तो वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून होना। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है वैसे। लेकिन अगर खुदा ने इसको नहीं, अगर कोई डिजीज लग गई है कोई, तो उसके खिलाफ तो फिर वो सही काम करेगा ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो ठीक है बात, लेकिन ऑटो इम्यून बीमारी होना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आप इम्यून सिस्टम का होना तो ठीक है, सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, वो तो इटसेल्फ तो वो सही है। कारआमद है ना। कारआमद। अच्छा जी। अच्छा, अभी इसमें ना एक छोटी सी बात है करने वाली, वो ये है कि अभी कोरोना वायरस पे जब बात चल रही है ना, कोरोना को हम निकाल टोटली तो नहीं सकते ना, बीमारियों में आज डिस्कशन तो रहेगी, तो उसमें भी कई सारे तजर्बात ऐसे हो रहे हैं कि किसी तरह से ऐसा किया जाए। अब कोरोना में होता पता कि वायरस गई ना, तो वायरस आपके लंग्स में गई है, तो वहाँ पे सारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होके वहाँ पहुँच जाएगा, सारी फौजें इम्यून सिस्टम की वहाँ पहुँच फिर जाएंगी, वो उसको अपना दोस्त तो लंग को एक तरह से वो डैमेज करना शुरू कर देंगे ना, इन्फ्लेम्ड कर देंगे। जाहिर है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी जाएं जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अलर्ट ना हो, ओवर अलर्ट ना हो। ये तो वो डैमेजेस कॉज नहीं होंगे, इस तरह का अलर्ट ही नहीं होगा तो। डैमेजेस तो उसी वजह से होने ना कि वहाँ फौजें आनी है तो सारी इन्फॉर्मेशन होनी है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन ही कम हो तो लंग डैमेज बच जाएगा। अच्छा, इस पे अब आजकल बात हो रही है। ठीक है, इस पे हम मजीद बात करेंगे। हम ये बड़ी अभी फिलासफाना किस्म की बात है, ये अभी इस पे बड़ी बहस ये है। हाइपोथेटिक के लिए ये असल में ना इस पे एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, तो इसलिए अभी इस पे बात करना मुश्किल है जब तक कि FDA उसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं देता। राइट। मैं अगले सवाल की तरफ चलूं या आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चले। अच्छा, इसी चले वायरस से ही इसको रिलेट कर लेते हैं, आप जिस पे हम बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो थायराइड है जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, इसका वायरस से कोई ताल्लुक है? यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो, थायराइड स्प्रेड हो जाए थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जो है भी कंप्लीट कर ले। अच्छा, मैं ये इसका वायरस से ताल्लुक है, लाइक वायरल इन्फेक्शन की वजह से थायराइड की डिजीज़ हो जाए किसी को, और ये जो वायरस अगर ये वायरस के थ्रू होता है तो क्या ये वायरस कोरोना के वायरस की तरह ही काम करता है, जिस तरह वो जाता है उस लंग्स में, उस वहाँ पे जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है और फिर सारा वो, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जिस तरह ग्रेव डिजीज़ होती है तो उसमें हाइपरथायराइडिज्म होता है, इसी तरह के एक और हाइपरथायराइडिज्म है जिसको हम कहते हैं सब एक्यूट थायराइडाइटिस, यानी आपका थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाना। थायराइडाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके। और सब एक्यूट इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर सिम्टम्स बहुत शिद्दत से भी नहीं आती, लेकिन थोड़ा स्लो कोर्स के साथ आती रहती हैं। तो ऐसे कई मरीज़ हम चेंजिंग सीज़न के साथ देखते हैं, या कई मरीज़ जैसे मरी की तरफ गए हैं और एबटाबाद और उस तरफ जो हमारे यहाँ सैर सपाटे पे लोग, आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रा हुई है तो बड़ी अच्छी टर्म है ना। हाँ, तो लोगों को ज़रा बैन किया हुआ ना, लेकिन पहले लोग मरी और एबटाबाद सब जा रहे थे, तो मैंने देखा अक्सर वहाँ से पेशेंट जब आते हैं तो उनका एक्सपोजर होता है एक वायरस को, और कोक्सीसी उसको वायरस को नाम है, वो वायरस इधर पाकिस्तान में पाया जाता है, उसकी वजह से थायराइड सूज के आता है। वो इनिशियल वो लगता है उनको यही है कि उनको सोर थ्रोट हो गया, डिराइव्ड फ्रॉम द अदर एरिया या इधर ये वैसे नहीं, ये पाकिस्तान में है, एंडेमिक है। और इवन लाहौर में, मैं लाहौर के अंदर से भी कई केसेस देखे हैं। तो इसका वेदर से रिलेशन है कोई? सर्द मौसम के साथ सर्द रिलेशन मौसम के साथ है, थोड़ा चेंजिंग सीजन में भी ज़्यादा है। अभी जैसे इस कोरोना की सीज़न में भी इवन मैंने कई सारे केसेस देखे जो वायरल थायराइडाइटिस के थे, और उनका ये है कि वो उनकी इलामात में बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनको नेक पेन होती है, यहाँ पे पेन है, ये थोड़ा गले की तरफ जाएगी दर्द और थोड़ा नाक कान की तरफ जाएगी,
ये सारी दर्द इस एरिए में रहेगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये बीमारी इतनी कॉमनली सोची नहीं जाती फिजिशियंस के लेवल पे, और ये मिस हो जाती है। उसको सीजनल समझ के या हाँ, इस तरह मतलब मिस इस तरह हो जाती है जैसे आपका गला खराब है तो किसके पास जाएंगी? ENT वाले डॉक्टर के पास, नाक कान गले के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट उन्होंने उसकी दवाई दे दी, ठीक है। अब आपको उसके बाद हाइपरथायराइड फेज आ गई, आपको मोशंस लग गए, तो आपको अगर मोशन लग गए तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पर चले गए। ये हर पेशेंट में इसी तरह से होता है? कोर्स होता है ऐसे, हाँ ऐसे ही करता है। अच्छा, गला खराब हुआ, मोशंस लग गए, गर्मी लगनी शुरू हो गई, वेट लूज होना शुरू हो गया। अब ये जिस तरह इलामात आती गई, मरीज उसी हिसाब से फिजिशियन के पास चला गया, उसके फिजिशियन के पास। तो अगर शुरू में ये इसको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन में रखा जाए, यानी अगर आप ये सोच लें कि ये बीमारी भी रूल आउट करनी है, एक्सक्लूड करनी है, तो हर मरीज जो नेक पेन या गला ख़राब के साथ आया है और उसमें वेट लॉस हो रहा है और उसको गर्मी लग रही ज़्यादा, तो उसमें ये सोचा जाए कि थायराइडाइटिस भी हो सकता है, तो थायराइड के टेस्ट करवा लिए जाते हैं। और ये सेल्फ रिकवरिंग डिजीज़ है, यानी इसमें हम हार्ट रेट वगैरह की दवाइयाँ दे देते हैं जो उसको कवर कर लेती हैं, बाकी इन्फ्लेमेशन की दवाइयाँ देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। मल्टीपल इसमें फिर चीज़ें और दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन जो एंटी थायराइड ड्रग्स है वो नहीं देनी होती इसमें, क्योंकि थायराइड एज सच लॉन्ग टर्म के लिए बीमार नहीं हुआ, जस्ट एक इन्फ्लेमेशन है जो पास ऑन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं थायराइडाइटिस, और ये ज़्यादातर वायरल होता है। ठीक है, ठीक है। तो कोरोना वायरस के साथ जो थायराइड की इलनेस है वो, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको वक्ती तौर पे सब क्लिनिकल फेजेस में मरीज गुजर जाए और उसमें कुछ TSH, T3, T4 में तब्दीलियाँ आ जाए। उस टर्म को हम कहते हैं सिक यू थायराइड, यानी थायराइड जो है वो बीमार ज़रूर है लेकिन वो अपनी बीमारी से बीमार नहीं है। अच्छा। दाएं बाएं बीमारियों की वजह से वो भी बीमार हो गया। ओके। तो उसकी कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट उसको वाच करते हैं। तो कोरोना के इलनेस के दौरान भी थायराइड के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, उसको वायरस के साथ ही कोरिलेट करते हैं। कोरोना जैसे अभी आजकल, अब पहले भी हमने बात की थी कि डायबिटिक्स के ऊपर भी इसका स्वेयर या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। स्ट्रेस उसकी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान बहुत ज़्यादा है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर जो है उस वो एक रिस्क फैक्टर है इम्यून सिस्टम को खराब करने का। और फिर लोगों का लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है, लोग जिम्स में नहीं जा रहे हैं, लोग वॉक नहीं कर रहे हैं, लोग घरों में बैठे हैं। तो ये घरों में बैठने से ज़्यादा जो है वो मतलब वो खबरों के आगे बैठे हैं, खबरों के आगे कंटिन्यूसली बैठे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं वो बैठ के, एंटी सोशल जिसे कहते हैं वो हो गया। हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल सही है। तो इस आप देखें ना, दुनिया बदल गई है। आप पहले कहते थे कि भाई बुजुर्गों के पास बैठे, अब हम क्या कह रहे हैं? घरों में नहीं, घरों में बैठे लेकिन बुजुर्गों से फासले पे बैठे। तो आप देखें, पहले तो ये कहा जाता था कि अपने ग्रैंड पास और ग्रैंड मास के साथ जो है जाके टाइम गुजारो बच्चों को। अब हम कहते नहीं, उनके पास ना जाए, उनको इन्फेक्शन लगा दें आप। तो ये थोड़े अरसे के लिए, ये तो एक टाइम की रिक्वायरमेंट है, एक मुतालबा है वक्त का मे बी। तो ये इसको हम उसका पॉसिबल है कि थोड़े अरसे के लिए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आफ्टर कोरोना एक नई वर्ल्ड हो और हमें जो है इन सारे एहतियातों को प्रोलॉन्ग करना पड़े। आप होंगे ना उसमें? इंशाल्लाह। अच्छा, चले, हाइपरथायराइड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स हाइपरथायराइड के अंदर कौन से टेस्ट रिकमेंड करते हैं आप? हाइपरथायराइड के जो मरीज़ हैं उनमें सबसे पहले केमिकल टेस्टिंग है। आप करवाते हैं TSH, आप करवाते हैं फ्री T3, आप करवाते हैं फ्री T4। राइट। हमेशा मैं यहाँ बात कर, आमतौर पर हम लेबॉरेटरीज की बातें नहीं करते, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि थायराइड के टेस्ट आप किसी ऑथेंटिक लैब से करवाएं, और उसमें से मैं सरकारी सेक्टर में इनमोल का रिकमेंड करूँगा। इनमोल हॉस्पिटल जो है शेख ज़ायद के पीछे जो सरकारी एक लैब है इनमोल की, और ये बहुत अच्छी टेस्टिंग करती है थायराइड के हवाले से। जी सर। और फिर बाकी प्राइवेट अच्छी लैब्स आप सबको पता है, उनसे भी कराया जा सकते हैं। ठीक है। और जब ये टेस्ट आ जाते हैं और TSH सब टेस्ट आ जाता है, इसका मतलब पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है। तो नेक्स्ट टेस्ट जो हमने करवाना है वो है थायराइड न्यूक्लियर स्कैन, उसको कहते हैं थायराइड स्कैन। अच्छा। ये अल्ट्रासाउंड स्कैन से मुख्तलिफ है। दिस इज थायराइड स्कैन, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन इसको कहते हैं।
और कई दफ़ा इसमें टेक्नीशियम मटेरियल यूज़ होता तो हम कहते हैं टेक्नीशियम ऑप्टिक स्कैन। अच्छा। तो ये स्कैन मोल के अंदर होता है, न्यूक्लियर मटेरियल दिया जाता है और उसके साथ देखा जाता है कि थायराइड का विजुअलाइजेशन कैसी है, बीमारी की नौइयत क्या है। हम उसमें डिसाइड करते हैं कि ये ग्रेव डिजीज़ है, ये थायराइडाइटिस है, या ये नोडुलर गाइटर है, यानी ये स्वेलिंग्स हैं, नोड्यूल्स वाले हैं, ग्रेव वाली बीमारी है, या बीमारी की किस्म इसमें पता लगेगी आपको थायराइड स्कैन में। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी एक पेशेंट है खैरपुर से, 40 साल उनकी उम्र है और उनके डॉक्टर ने इनको रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो इस्तेमाल करने के लिए कहा है, मशवरा दिया उनको। तो वो ये जानना चाहती हैं कि आयोडीन के जो कतरे हैं या जो उन्होंने रिकमेंड किया है डॉक्टर ने, इस्तेमाल करने के बाद उनको कैंसर जैसी मूजी मर्ज का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? आप इनको किस तरह से ये जैसे आपने डायबिटीज़ में आप प्रोग्राम्स करती रहती हैं, आपको पता है डायबिटीज़ में इंसुलिन के बारे में बहुत तोहमात हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मिस होती, लोग समझते हैं कि इंसुलिन एक भाड़ा बन जाएगा, इंसुलिन एक नशा है, इंसुलिन कोई मतलब गैर मुल्कियों की साजिश है वगैरह वगैरह। राइट। तो इंसुलिन के बारे में सारी जो तोहमात है वो फैलाया जाता है बिकॉज वो इंजेक्टेबल है। तो जो थायराइड में रेडियो एक्टिव आयोडीन पिलाई जाती है उसके बारे में भी इसी तरह से मफरूज़े मेसो सारा कुछ है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ये चूँकि एक ख़ास सेटअप में उसकी डोज निकाल के पिलाया जाता है, तो इसलिए लोग उससे नालां रहते, ये परेशान रहते। मसलन अब अगर मैंने किसी को रेडियो एक्टिव आयोडीन पिलानी है तो मैं उसे या इनमोल में भेजूँगा या मैं उसको शौकत खाना में भेजूँगा। अच्छा, ये दोनों इदारे किस लिए मशहूर है? शौकत खानम किस लिए मशहूर? कैंसर के लिए, शाबाश। तो चूँकि अनमोल भी कैंसर की ट्रीटमेंट में मशहूर है और शौकत खानम भी, तो लोगों ने उसको साथ जोड़ लिया हुआ है। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो आप डोजेज़ का फ़र्क होता है, जब आप थायराइड की डिजीज़ में रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं तो उसकी डोज बहुत मिनिमल होती है, उससे कैंसर का रिस्क नहीं होता। तो आप जब आप जाते हैं दवाई पीने तो एक रिस्क असेसमेंट की जाती है, आपकी पहले एवेलुएशन की जाती है, आपका एक कंसेंट लिया जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगले 6 महीने में प्रेगनेंसी का कुछ चांस तो नहीं अगर फीमेल पेशेंट है तो, क्योंकि 6 महीने प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए इसके बाद, तो ये होता है। और अगर प्रेगनेंसी चल रही है तो उसमें भी ये ट्रीटमेंट नहीं देते क्योंकि बच्चे के ऊपर बुरे असरात आ सकते हैं। तो ये 4, 5, 10 प्रिकॉशंस हैं ये ले के अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन को इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बड़ा आसान ट्रीटमेंट है। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं जाके हमारे से क्या सलूक होना, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जाना है एक ऐसी चेयर पे बैठ जाना है, आपको उन्होंने डोज निकाल के अमले ने आपके आगे रख देना है, उसका मग में डोज रख देनी है और स्टा के साथ आपने पी लेनी है। आपने किसी एटमी प्लांट में नहीं जाना, खुदा न खास्ता। इसका मतलब लोग नाम चूँकि अब रेडियो एक्टिव आयोडीन का नाम आता है तो लोग उसको रेडियो एक्टिव और रेडिएशन और हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने हामिला खवातीन के बीच में बात की थी कि जो थायराइड की बीमारी का शिकार होती हैं उनको रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ करने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि उस पर बच्चों पे उसका असर होता है। अच्छा, जनरली अगर हम देखें तो थायराइड की बीमारी की जो शिकार खवातीन हैं, प्रेगनेंसी अगर उनको हो जाती है तो ये बीमारी उन पे किस तरह से असरअंदाज होती है? बड़ी जो वो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पहले प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर थायराइड डायग्नोज करना ही एक इशू है। नहीं होता आमतौर पे प्रेगनेंसी में हाइपर थायराइडिज्म इतना बड़ा इशू नहीं होता। अच्छा, वो कॉमन समझा जाता है। कॉमन, लेकिन उसकी वजह ये है कि पहले 3 महीने में बॉडी में वैसे ही हाइपर थायराइड स्टेट होती है प्रेगनेंसी में, तो उनकी जो कट ऑफ वैल्यूज है वो डिफरेंट है। आपको एक्चुअली ऐसी लैब का चुनाव करना चाहिए टेस्ट करवाते वक्त फीमेल्स को जिसमें ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक रेंज दी होती है। यानी बता दें मैं इसको जरा एक्सप्लेन में, यानी आपको वो लैब वाला लिख देगा कि पहले 3 महीनों में आपकी ये नॉर्मल वैल्यू है, अगले 3 महीने में ये वैल्यू नॉर्मल है, अगले 3 महीने में ये वैल्यू नॉर्मल। ऑलराइट। तो यानी 9 मंथ्स का पूरा एक डिटेल दी होगी। अब आपने देखना कि आपकी वैल्यूज उसके अंदर फॉल करती हैं कि नहीं। अगर आपकी वैल्यूज उसके अंदर ही फॉल कर रही हैं लेकिन आपका TSH कम है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि ये आपका जब 16 हफ्ते हो जाएंगे प्रेगनेंसी को, 16 हफ्ते का मतलब है कि 4 महीने हैं, 4 महीने जब गुजर जाएंगे तो आपका थायराइड फंक्शन वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा।
तो इसलिए थायराइड की तशखीस बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है। तो इंटरप्रेट करते हुए उसके ख्याल रखना होता है। दूसरा ये कि अगर हाइपर थायराइड हो ही, डायग्नोज भी हो जाए, तो अगर उसके अंदर बहुत शदीद सिम्टम्स हों तो पहले 3 महीनों में हम मेडिसिन का चुनाव करते हैं बहुत केयरफुली, और पेशेंट के साथ भी डिस्कशन करके और अच्छे हाई लेवल पे डिस्कशन करके, ठीक है। यानी ये डिसीजन जो है वो मैं समझता हूँ कि ये नॉट एट द लेवल ऑफ जनरल फिजिशियंस, इट इज़ एट द लेवल ऑफ सम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, थोड़ा ऊपर जाके, ठीक है। और फिर ये है कि जब फर्स्ट टाइमेस्टर गुजर गया है और 4 मंथ्स गुजर गए हैं, फिर जो आमतौर पे ट्रीटमेंट है वो उसके को मुज़र असरात नहीं है बच्चे के ऊपर, अगर देनी होगी तो वो आम ऐसे ही है जैसे बाकी को देते हैं, सिवाय रेडियो एक्टिव आयोडीन के। आयोडीन हमने प्रेगनेंसी में नहीं देनी, ये है फाइनल। अच्छा, अभी आखिरी सवाल है कि जो आयोडीन कह रही हूँ, ये जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, इनका जो ट्रीटमेंट है, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में थोड़ी सी थायराइड की जो ट्रीटमेंट है वो मेनली जो है वो 4 मेन उसमें कैटेगरीज हैं इलाज की, फिर 4 है। आगे एक वो है जो हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की, जिनको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, एंड्रोल है, ये वो है, ठीक है। अच्छा, एक मेडिसिन हैं जो थायराइड की फैक्ट्री पे काम करती हैं और थायराइड हार्मोन बनने ही नहीं देती, उनको हम नियोमरकाजोल वगैरह कहते हैं। ये तीसरी मेडिकेशन है रेडियो एक्टिव आयोडीन, सिलेक्ट करते हैं हम मरीज, उसको कहते हैं पी लो, जान छुड़ा लो बीमारी से, और उसके बाद थैराक्सन खाते रहो। ये नहीं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन पी लिए तो आपको अगले दिन थायराइड नॉर्मल हो जाए। 6 महीने उसमें एक्शन में लगते हैं, और 6 महीने बाद यूजली पेशेंट ये उनको तो लो थायराइड की बीमारी हो जाती है, तो उनको फिर थायराक्सन लेनी पड़ती है। और 4 जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। याद रखें, जो सर्जरी के बारे में लोग जल्दी कई उनको लोग कह रहे होते हैं कि भाई सर्जरी करवा लो, चलो जी, तो सर्जरी आपने कब करनी है? या तो कॉस्मेटिक रीजंस हो, इतना बड़ा गला सूज गया है कि वो 80 ग्राम से ज़्यादा है और वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उसको दिखवाना चाहता, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो ये गलड़ है ये आपका सांस खराब कर रहा हो, ये आपके खाने में डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा हो, तंग हो जाती है, तंग हो रही डाली, तो ये एक इंडिकेशन है कि सर्जरी करवाई जाए। अदरवाइज रूटीन में सर्जरी इतना प्रेफर्ड चॉइस नहीं है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, हम उसको ओरल मेडिसिन और मेडिकेशन या आयोडीन से ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ रहने का। नाजरीन, आज के टॉपिक के साथ डॉक्टर जावेद हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत ही तफसील से डिटेल्स के साथ आपको गाइडलाइन फ्राहम की है। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को प्रोग्राम में ऐड करें और फौरी तौर पे उनको आंसर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब जैसे कि हमारे साथ मौजूद होते हैं हर प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को नोट कर लिया जाए, अगले प्रोग्राम में जवाब दे दिया जाए या फिर फ़ौरन ही। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैंने सही अनाउंसमेंट कर दिया, ये डॉक्टर साहब की तरफ से था। तो नाजरीन, अगले हफ्ते दोबारा से आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।